नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड यूनिट में हमारा टॉपिक है मगध इंपीरियलिज्म, मगध का साम्राज्यवाद और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका, रोल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मगध के साम्राज्य विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या भूमिका रही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि मौर्य कौन थे और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन क्या रहा। तो मौर्यों की जाति और वंश के बारे में जो बात है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले मौर्य शूद्र थे। जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं हम उनके आधार पर चर्चा करेंगे। हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम केवल उन साक्ष्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मौर्य शूद्र या निम्न कुलीन थे। निम्न कुलीन, छोटे कुल के निम्न कुलीन थे। विष्णु पुराण के एक टीकाकार हुए हैं श्रीधर स्वामी। उनके अनुसार चंद्रगुप्त नंद राजा की उपपत्नी, इसके पहले नंदवंश हुआ था मौर्य वंश के पहले, तो उसका एक राजा था नंद राजा, नंदवंश का एक राजा था, उसकी उपपत्नी थी मूरा, उसका पुत्र था। ये श्रीधर स्वामी कहते हैं। और मूरा से उत्पन्न होने के कारण यह मौर्य कहलाया, परंतु पुराणों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। श्रीधर स्वामी विष्णु पुराण के टीकाकार तो हैं, लेकिन विष्णु पुराण में या अन्य किसी पुराण में इस बात का उल्लेख नहीं है। केवल श्रीधर स्वामी इस बात को बताते हैं। इसके अलावा स्त्रीलिंग मूरा से मौर्य बनेगा, मौर्य नहीं, तो ये इसका खंडन हो गया। मुद्रा राक्षस नामक नाटक जो विशाख दत्त ने लिखा, उसमें चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द आया है। वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ शूद्र बताया है, परंतु अधिकांश विद्वान इस अर्थ को सही नहीं मानते। मुद्रा राक्षस नाटक में ही चंद्रगुप्त के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ विद्वानों ने इस शब्द के आधार पर चंद्रगुप्त को शूद्र वंशीय बतलाया है, परंतु अधिकांश विद्वानों के अनुसार इस शब्द का अर्थ वैभवहीन अथवा साधारण कुल बतलाया गया है। मुद्रा राक्षस के टीकाकार हैं डुंडीराज। मतलब किसी ग्रंथ के बारे में मेंशन करने वाले, लिखने वाले, उसको समझाने वाले, वो टीकाकार कहलाते हैं। तो मुद्रा राक्षस के टीकाकार हैं डुंडीराज। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मूरा नामक शूद्र स्त्री से उत्पन्न बतलाया है तथा नंदों को क्षत्रिय बतलाया है, परंतु नंद राजा निम्न कुलीन थे। डुंडीराज तो नंदों को क्षत्रिय बतलाते हैं, लेकिन वास्तव में नंद राजा निम्न कुलीन थे। मुद्रा राक्षस की टीका को ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। तो ये तो हो गई इनके निम्न कुलीन या शूद्र होने की बात। अब बात आती है ये क्षत्रिय थे, इसको हम देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे। महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है एक, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रियों के वंश में उत्पन्न हुआ था। मौर्य क्षत्रियों के वंश में। महावंश की टीका से ज्ञात होता है कि मौर्य शाक्यों की एक शाखा थी जो कौशल नरेश विड्ढब, कौशल का राजा था एक विड्ढब, उसके संहार से बचने के लिए पिपलिवन चले गए थे। तो ये महावंश की टीका से ज्ञात होता है कि मौर्य शाक्यों की ही एक शाखा थी। तो ये मौर्य शाखा कौशल नरेश विड्ढब के डर से बचने के लिए पिपलिवन चले गए थे। महापरिनिर्वाण सूत्र, इसके अनुसार भी, ये भी एक महाकाव्य है, ग्रंथ है महापरिनिर्वाण सूत्र बौद्ध धर्म का, इसके अनुसार भी मौर्य क्षत्रिय थे। और दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार और अशोक क्षत्रिय थे। जैन ग्रंथ भी चंद्रगुप्त को क्षत्रिय मानते हैं। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पालकों के सरदार का पुत्र था जो क्षत्रिय वंश का था।
जैन धर्म के एक अन्य ग्रंथ पुण्याश्रय कथा कोश में भी चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बतलाया गया। कौटिल्य ने लिखा है कि उच्च कुल में उत्पन्न राजा चाहे दुर्बल ही क्यों न हो, वह निम्न कुल में उत्पन्न हुए प्रबल राजा से भी श्रेष्ठ होता है। कौटिल्य ने निम्नवंशी नंदों का नाश किया था। यदि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का होता तो कौटिल्य जैसा कट्टर ब्राह्मण कभी भी उसका साथ नहीं देता और न ही उसे सिंहासनारूढ़ करने में सहयोग देता, राजा बनने में सहयोग देता। अधिकांश इतिहासकार भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय राजकुमार था। इसके अलावा डॉक्टर राजबली पांडे, डॉक्टर विमल चंद्र पांडे, डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी जैसे प्रसिद्ध इतिहासकारों ने भी मौर्यों को क्षत्रिय स्वीकार किया है। तो इस तरह से मौर्यों के क्षत्रिय होने का जो मत है वो अधिक प्रबल है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो 350 ईसा पूर्व के लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य जाति के प्रधान थे। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं जब चंद्रगुप्त अपनी माता के गर्भ में था तभी एक अन्य राजा ने मौर्यों पर आक्रमण करके उनके राजा को मार डाला। इस पर चंद्रगुप्त की विधवा माता सुरक्षित स्थान की खोज में अपने भाई के पास पुष्पपुर, जिसे बाद में पाटलिपुत्र कहा गया, पाटलिपुत्र या पुष्पपुर चली गई। यहीं चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। बालक को शत्रुओं की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए एक गौशाला में छोड़ दिया गया, जहां एक गोपालक ने उसका पालन पोषण किया और कुछ समय बाद उस गोपालक ने चंद्रगुप्त को एक शिकारी के हाथ में बेच दिया। चाणक्य से भेंट। चंद्रगुप्त एक प्रतिभाशाली बालक था। वह गांव के बच्चों के साथ प्राय राजकीय खेल खेला करता था। इस खेल में राजसभा में बैठकर चंद्रगुप्त न्याय वितरण का कार्य करता था। इसी समय चंद्रगुप्त की भेंट चाणक्य नामक एक विद्वान ब्राह्मण से हुई। चाणक्य या कौटिल्य तक्षशिला का एक प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण था। चाणक्य नंद राजा के अपमानजनक व्यवहार से दुखी और क्षुब्ध था। कहा जाता है कि नंद राजा ने चाणक्य को अपनी दानशाला से निकाल दिया था। इस अपमान से नाराज होकर चाणक्य ने उसी समय नंदों के विनाश की प्रतिज्ञा की थी। वह किसी ऐसे प्रतिभाशाली क्षत्रिय राजकुमार की तलाश में था जिसे नंदों के बाद सम्राट बनाया जा सके। भ्रमण करते समय चाणक्य को एक गांव में चंद्रगुप्त मिल गया। वह उसकी योग्यता से बड़ा प्रभावित हुआ और उसने 1000 कारशापण, ये मुद्रा थी उस टाइम पे प्रचलित मुद्रा थी, 1000 कारशापण, जैसे हमारे यहाँ 1000 रुपए होते हैं उसी तरह से 1000 कारशापण देकर बालक चंद्रगुप्त को उसके शिकारी संरक्षक से खरीद लिया। वह चंद्रगुप्त को अपने नगर तक्षशिला ले गया और उसे शस्त्र विद्या में पारंगत किया। सिकंदर से भेंट। जब सिकंदर पंजाब आया था तब नंदों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पहुंचकर सिकंदर से भेंट की। यूनानी साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 326 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर से मिला था और उस समय वह एक युवक था, परंतु चंद्रगुप्त के स्वतंत्र विचारों के कारण सिकंदर उससे नाराज हो गया। जस्टिन जो इतिहासकार है, पश्चिमी इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार, उसका कहना है कि चंद्रगुप्त ने अपनी उद्दंडता से सिकंदर को नाराज कर दिया तथा सिकंदर ने उसे मार डालने की आज्ञा दी, परंतु चंद्रगुप्त अपने प्राण बचाकर वहां से भाग निकला। अब चंद्रगुप्त ने नंद राजाओं के साथ साथ यूनानियों को भी भारत से खदेड़ने का निश्चय कर लिया। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाणक्य एवं चंद्रगुप्त ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और उसकी सहायता से नंदों को पराजित कर दिया और नंदों के विनाश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाया गया। तो ये तो रहा मौर्य वंश का और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से परिचय। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं। वो एक महान विजेता था और उसकी विजयों को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब और सिंध विजय। पंजाब और सिंध विजय। चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और पंजाब की जनता को यूनानियों के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने हिमालय पर्वत प्रदेश के एक राज्य के राजा पर्वतक से भी मैत्री संधि की। पर्वतक, राजा पर्वतक।
मैत्री संधि की इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध आरंभ कर दिया। उसने यूनानियों को पंजाब से मार भगाया। इस प्रकार संपूर्ण पंजाब पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। और डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार इन्होंने लिखा है कि इस प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारतीय विद्रोह को सफलता प्राप्त हुई और पंजाब तथा सीमा प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में आ गए। 321 ईसा पूर्व तक या इसी वर्ष में झेलम से लेकर सिंधु तक का प्रदेश भी यूनानियों से छीन लिया गया। इसकी पुष्टि 321 ईसा पूर्व में यूनानी सेना नायकों के मध्य संपन्न ट्रीपेरेडियस की संधि से भी होती है। इस संधि में सिंधु नदी के पूर्व का भारत का कोई भी भाग यूनानी साम्राज्य का अंग नहीं माना गया। दूसरा है उसकी मगध विजय। पंजाब और सिंध पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना का गठन किया और अनेक राजाओं से संधियां की। उसने हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के राजा पर्वतक से भी मैत्री संधि की। इसके बाद उसने एक विशाल सेना लेकर मगध राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसने पाटलिपुत्र को घेर लिया और मगध के शासक धनानंद तथा चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाओं के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें धनानंद की पराजय हुई और वह युद्ध में मारा गया। इस प्रकार मगध राज्य पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तीसरा है, पहला तो हुआ पंजाब और सिंध विजय, दूसरा हुआ मगध विजय, तीसरा सेल्यूकस पर विजय। इनका क्रम भी आप ध्यान रखिएगा। सेल्यूकस पर विजय। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने एक विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया। 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तट पर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई और उसे विवश होकर चंद्रगुप्त मौर्य से एक संधि करनी पड़ी। और इस संधि की शर्तों की बात करें तो इस प्रकार थी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार तथा बलूचिस्तान के प्रदेश दे दिए। काबुल, कंधार और बलूचिस्तान दे दिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत भेजा और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए। यह चंद्रगुप्त मौर्य की एक महत्वपूर्ण विजय एवं सैनिक उपलब्धि थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार हिंदुकुश पर्वत तक हो गया। डॉक्टर V.A. स्मिथ ने लिखा है कि 2000 वर्ष से अधिक हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रकार उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया, जिसको प्राप्त करने के लिए अंग्रेज इतने वर्षों तक प्रयत्न करते रहे और जिसको कि 16वीं से 17वीं शताब्दियों के मुगल सम्राट भी पूरी तरह प्राप्त करने में असमर्थ रहे। जिसको कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दियों के मुगल सम्राट भी पूरी तरह प्राप्त करने में असमर्थ रहे। चौथी इसकी विजय रही पश्चिमी भारत पर विजय। पश्चिमी भारत पर विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र, गुजरात में तथा सभी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। सौराष्ट्र तक के सभी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र प्रदेश का जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था और यहाँ उसने पुष्यगुप्त को अपना गवर्नर बना रखा था। पुष्यगुप्त। इस पुष्यगुप्त ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और बाद में अशोक के टाइम पे तुषाश्प रहा, उसने इस झील का जीर्णोद्धार करवाया, उसका मरम्मत करवाई थी। तो सुदर्शन झील जो सौराष्ट्र में है उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ने पुष्यगुप्त ने करवाया था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। तो इस तरह से रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता लगता है कि सौराष्ट्र का जो प्रदेश था गुजरात में, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। उसके अलावा दक्षिण भारत की विजय की बात करें, दक्षिण भारत
अधिकांश विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। प्लूटार्क, ये एक यूनानी इतिहासकार है, प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर सारे भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। ये प्लूटार्क का कथन है। महावंश टीका, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप का शासक बताया गया है। अशोक के अभिलेख कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के अनेक स्थानों से मिले हैं। अशोक ने केवल कलिंग प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी, अतः दक्षिण भारत की विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के विद्वान भद्रबाहु के साथ दक्षिण में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर तपस्या करते हुए संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग किए। जैन धर्म ग्रंथ ग्रहण करके भद्रबाहु के साथ दक्षिण में श्रवणबेलगोला चले गए थे अपने अंतिम समय में। श्रवणबेलगोला में एक पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी है और यह कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में इसी पहाड़ी पर तपस्या की थी और इससे भी ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। अब अन्य विजयों की बात करें, ये तो इसकी प्रमुख विजय थी। तो पहली है अवंती। अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। परिशिष्ट पर्वन जो जैन ग्रंथ है उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अवंती का शासक था। दूसरा है कश्मीर। अशोक ने केवल कलिंग पर ही विजय प्राप्त की थी। बिंदुसार ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार बिंदुसार भी नहीं कर पाया था, अतः कश्मीर पर चंद्रगुप्त ने ही अधिकार किया था। नेपाल, कुछ विद्वानों के अनुसार नेपाल भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था और बंगाल भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। महास्थान सोहगोरा का जो महास्थान अभिलेख है उससे बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य की पुष्टि होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार हिंदुकुश पर्वत से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर कर्नाटक तक विस्तृत था। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदुकुश से लेकर बंगाल तक तथा हिमालय से लेकर मैसूर तक विस्तृत था। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे के अनुसार इसके अंतर्गत अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के प्रदेश, पंजाब, सिंधु, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का दोआब, मगध, बंगाल, कलिंग, सौराष्ट्र, मालवा तथा दक्षिण भारत का मैसूर तक का प्रदेश सम्मिलित था। ये डॉक्टर विमल चंद्र पांडे कहते हैं। वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण भारतीय साम्राज्य का सम्राट था। तो 250 वर्ड्स में आए या 500 वर्ड्स में, बहुत डिटेल में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा। छोटे क्वेश्चन भी इसमें से बन सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख विजयों का उल्लेख कीजिए, तो इस तरह से आप इनका उल्लेख कर देंगे। पंजाब और सिंध की विजय, मगध विजय, सेल्यूकस पर विजय, पश्चिमी भारत पर विजय, दक्षिण भारत, इस तरह से इनका आप उल्लेख कर देंगे। क्वेश्चन बीच में से भी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ छोटे क्वेश्चन अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के नगर प्रशासन का वर्णन किस विदेशी यात्री द्वारा किया गया है? तो ये मेगस्थनीज के द्वारा किया गया है, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौटिल्य था, चाणक्य। उसने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के 2 कारण बताइए। तो पहला तो मगध में लोहे की खानें उपलब्ध होने के कारण विभिन्न प्रकार के हथियार बनाना आसान था। दूसरा, मगध उत्तर भारत के तटवर्ती मैदानों के ऊपर व निचले भागों के बीच स्थित होने के कारण सुरक्षित था। इस तरह से ये मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के 2 कारण हो गए। आप अंतिम मौर्य शासक के बारे में क्या जानते हैं? तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था, बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। वह एक अयोग्य एवं दुर्बल शासक था। वह बुद्धिहीन शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। प्राचीन भारत के किन्हीं 2 प्रांतीय शासकों के नाम लिखिए जो सुदर्शन झील से संबंधित थे। तो एक तो पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर था। दूसरा तुशाश्प जो अशोक का गवर्नर था, इसने मरम्मत कराई थी, तुशाश्प। प्राचीन भारत के किन्हीं 3 शासकों के नाम बताइए जो सुदर्शन झील से संबंधित रहे। तो पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य जिसके गवर्नर पुष्यगुप्त ने झील का निर्माण करवाया। दूसरा रुद्रदामन जो रुद्रदामन के अभिलेख में उसका वर्णन है। और तीसरा स्कंदगुप्त। मौर्यों का इतिहास जानने के 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए।
कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, इससे मौर्यों की शासन व्यवस्था और मौर्यकालीन सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, मेगस्थनीज द्वारा रचित इंडिका, इससे चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था तथा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य किस नंद राजा को पराजित कर मगध का सम्राट बना? तो वो धनानंद को पराजित करके बना। इस तरह से छोटे क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो हमारे छोटे बड़े सभी क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक विजयों का उल्लेख कीजिए। पंजाब और सिंध विजय, सबसे पहली विजय थी उसकी ये। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस और निकेटर के बीच हुई संधि की दो शर्तों को बताइए। तो पहला, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान के प्रदेश दे दिए। दूसरा, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की दो विजयों का उल्लेख कीजिए। तो पंजाब और सिंध विजय, पश्चिम भारत पर विजय, दक्षिण भारत पर विजय। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार बताइए। इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध के बारे में जानकारी देने वाले दो स्रोतों को बताइए। तो एक तो इंडिका, दूसरा अर्थशास्त्र। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित छोटे क्वेश्चन भी हमारे कवर होते हैं। मौर्यकालीन न्यायालय कौन से दो भागों में विभक्त थे? तो एक तो धर्मस्थीय न्यायालय, धर्मस्थीय, और दूसरा कंटक शोधन न्यायालय, जैसे कंटक शोधन। ये तो फौजदारी अपराध वगैरह संबंधित, और ये घरेलू दीवानी जिसे अब हम कहते हैं वर्तमान में, वो न्यायालय थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना की संख्या क्या थी? तो प्लूटार्क ने बताया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना की संख्या 6,90,000 थी, जिसमें 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 24,000 रथी और 36,000 गजारोही थे। इस तरह से पूरा चंद्रगुप्त मौर्य हमारा इसमें कवर होता है। धन्यवाद।